बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ और मैं आपको ये बता दूँ खबर कि इमरान खान साहब को अब अस्पताल ले जाने का टाइम आ गया है। ये हुकूमत ने अगर कोई बहुत ही घटिया हरकत ना की तो इमरान खान साहब को अगले इंजेक्शन के लिए अब अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जिस टाइम पे इंजेक्शन लगना है वो टाइम अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 28 दिनों के बाद इंजेक्शन लगता है और 28 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगले 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ये इमरान खान साहब को हर हाल में अस्पताल लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाएंगे। अगर तो कोई बहुत ही घटिया हरकत की और कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्होंने लिया और जेल के अंदर कोई सामान लेकर पहुँच गए तो वो अलग बात है। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अस्पताल तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर्स ने कहा था कि जेल के अंदर ये इलाज सही तरह नहीं हो सकता और ऐसा रिस्क ये इमरान खान के मामले में लेंगे। बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन इनका पता कोई नहीं है। अब ये अस्पताल कौन से रास्ते से लेकर जाते हैं, कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम करते हैं और ये कौन से अस्पताल में लेकर जाते हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये सारा कुछ सीक्रेट रखा जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से ये पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, तो उन्होंने जो बंदोबस्त करना है वो कर दें। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम जो है वो अब बाकायदा खुद से उन्होंने जोर लगाना शुरू किया है। वो एक जगह खिताब कर रही थी, उन्होंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए हैं, प्रेशर बढ़ाना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को जो है वो आज़ाद आदमी है, वो जेल के अंदर भी हैं तो वो आज़ाद है, लेकिन हम लोग बाहर मौजूद होने के बावजूद कैद हैं। इमरान खान हमारे लिए लड़ रहा है, पूरे पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हक के लिए खड़े हों। फिर जो गंडापुर साहब ने किया अलीमा खानम के साथ या इमरान खान की फैमिली के साथ, उस पर उन्होंने रद्दमल भी दिया। उन्होंने कहा जी गंडापुर को हटाने का पैगाम इमरान खान ने हमारे ज़रिए से बाहर नहीं भिजवाया था, बल्कि मीडिया को कहा था। जेल के अंदर जब ये होता था ना, ट्रायल होता था तो मीडिया जाता था, तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा था मीडिया को जेल के अंदर कि गंडापुर को हटा के सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाए। फिर उन्होंने कहा जो गंडापुर इमरान खान को नहीं ना कह सकते, वो अब उनकी फैमिली को कह देते हैं। दरअसल उन्हें गुस्सा इमरान खान पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इमरान खान के लिए लड़ नहीं सकते ना, वो साइड पे हो जाए। ये उन्होंने गंडापुर को पैगाम दिया कि अगर आपने नहीं लड़ना तो आप साइड पे हो जाए। देखिए गंडापुर का प्रॉब्लम क्या हुआ। गंडापुर साहब के साथ ये हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। 1.5 साल तक तहरीक की उन्होंने क़यादत की गंडापुर ने, और सारी चीज़ों के वो मालिक बने रहे, फैसले वो करते रहे गंडापुर 1.5 साल तक, और काफ़ी मायूसी फैलाने के बाद उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा और अब 6 महीने भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आ गए। हैरानकुन तौर पे गंडापुर साहब जब वापस आए हैं तो उन्होंने अटैक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या हुकूमत के ऊपर नहीं किया, बल्कि गंडापुर साहब ने वापस आने के बाद बिल्कुल शेर अफजल मरवत की तरह सारा का सारा अटैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारा का सारा अटैक गंडापुर साहब ने वापस आने के बाद इमरान खान साहब की फैमिली पे कर दिया। ये मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो गंडापुर किसी दिन इमरान खान पे ही चढ़ दौड़ेंगे और शेर अफजल मरवत भी। अब शेर अफजल मरवत तो कहना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, वो तो यानी ये भी कहना शुरू हो गया कि मकबूलियत मेरी है, इमरान खान की नहीं है। गंडापुर ने भी ऐसी एक बात की कि इमरान खान से बड़े जलसे तो मैं करता रहा हूँ, यानी इमरान खान के बगैर हमने बड़े बड़े जलसे किए हैं। तो जनाब एक तरफ गंडापुर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में आते जाते हैं, वो अपनी एक नई सियासत शुरू कर देते हैं, एक पार्टी के अंदर डिवाइड पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। वो बेशक वज़ीर आला इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, और उन्हें अभी तक पार्टी की सपोर्ट उनके साथ है, कुछ हद तक जो है वो सोशल मीडिया भी उन्हें सपोर्ट करता है। गो के गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर उनके साथ बहुत बुरा हुआ और उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी ही थी कि जिसके ऊपर तनकीद की जाती, जैसे कि वो बंद हो गए जाके इस्लामाबाद में, और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था, वैसे मैं इतना जानता हूँ। तो सुहेल अफरीदी को अब गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है, वो वाले केस में जो उन्होंने कहा था कि मस्जिद के अंदर कुत्ते गए और जब लोगों ने जाकर पूछा कि जनाब ये मस्जिद के अंदर कुत्ते क्यों हैं, तो वहाँ पे मौजूद अफसरान ने ये कहा कि तुम और ये कुत्ते एक बराबर हो। ये जब सुहेल अफरीदी ने बात की थी, इससे पहले बहुत दफ़ा रिपोर्ट भी हो चुकी है। सुहेल अफरीदी ने यह बयान बाद में दिया था, ये पहले रिपोर्ट हो चुका है, वहाँ पे गवाह मौजूद हैं इन बातों के। तो इस केस में यानी रियासती इदारों पे इल्ज़ाम लगाए वो कह रही जब गिरफ्तार करके पेश करो, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। नादरीन एक और एतराफ़ किया राणा सनाउल्लाह साहब ने, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ती हैं।
राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं वो हम नहीं मान सकते, और उनमें उन्होंने 2 मुतालबात के बारे में कैटेगोरिकली कहा, और मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वो मुतालबात हैं जिनसे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत डरती है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी इमरान खान साहब मांगते हैं, ये मुतालबा हमें कबूल नहीं है। उस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जब वो इंक्वायरी मांग रहे थे तब चीफ जस्टिस बंदयाल था, तो हम जेल में चले जाते और इमरान खान हुकूमत में आ जाता। तो मैं ये बता दूं कि नहीं, ये जो 26 नवंबर हुआ उस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल नहीं था। 2023 में बंदयाल चला गया था, और 2024 में 26 नवंबर होता है तब काजी फायज ईसा भी चला गया था, और ये जो मौजूदा जज है जस्टिस याया अफरीदी, ये आ गया था। तो ये बात आप अपने जहन में रखेंगे, राणा सनाउल्लाह साहब आधा सच बोल रहे हैं कि उस वक्त बंदयाल था। हाँ, बंदयाल उस वक्त था जब 9 मई हुआ था, उस वक्त बंदयाल था। और उस वक्त तो इमरान खान ने ऐसा कोई मुतालबा तो इमरान खान आज भी करते हैं, तो आज करवा दें आप इंक्वायरी, अब तो सारे जजेज आपके हैं। तो मामला यह है कि राणा साहब सच बोल रहे हैं कि अगर इंक्वायरियां होंगी तो फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे या वो इक़्तिदार में आएंगे, और ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं ये जेलों में जाएंगे। और सुहेल बड़ाइश साहब ने एक और कॉलम लिखा, नाज़रीन मैं बार बार कहता हूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग थकते भी नहीं है, बस भी नहीं करते। उम्र के इस आखिरी हिस्से में भी इन चीज़ों को इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है। यानी उन्होंने एक और कॉलम लिखा फिर तकिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान पे, कि जनाब डील क्यों नहीं करते, माफ़ी क्यों नहीं मांगते, इनको ट्रैक पे आना पड़ेगा, जब तक ये ट्रैक पे नहीं आएंगे तब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये क्या कॉलम है भाई? अंसार अब्बासी साहब हों, सुहेल वड़ाइश साहब हों, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत पुराने काम करने वाले हैं, लेकिन ना करें यार। आपकी वजह से पूरी सहाफ़ती बरादरी बदनाम हो जाती है। आप लोगों की वजह से लोग कहते हैं कि सहाफ़ी हक के साथ खड़ा नहीं हो सकता। आप देखें ना, यहाँ सहाफ़ियों ने कितनी मार खाई है, लेकिन उन्होंने झूठ बोलना शुरू नहीं किया, वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं। कितने सहाफ़ी गिरफ्तार हुए, क्या हुआ सिद्दीक जान के साथ, समी इब्राहिम साहब के साथ, और ये मकबूल जान साहब के साथ, क्या हुआ मुतीउल्लाह जान के साथ, असदपुर को भी गिरफ्तार किया गया, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको बार बार गिरफ्तार किया गया। शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया। हमारे लाहौर के अंदर कई सहाफ़ी हैं, ज़हीम लगारी साहब हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर आप देखें जो शाकिर रहमान साहब के साथ हुआ, बेशुमार लोग हैं, वो सारे अपना काम करते हैं, नई नस्ल इज्जत बनाने की कोशिश कर रही है। आप लोग लुटिया डबो रहे हैं पाकिस्तान की। अरशद शरीफ भी सहाफ़ी था, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? यानी एक कॉलम लिख दें कम से कम आप, जिसमें आप ये कहें कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ट्रैक पे आ जाए। किसी जगह पे ये लिख दें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां ट्रैक पे आ जाएं। किसी जगह पे लिख जाए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर किरदार अदा करना बंद कर दे। ये आप लिखते नहीं है, ये आप लिखते हैं नवाज शरीफ जब मुश्किल में होता है तब लिखते हैं। तो यही हरकतें आप ना करें मेहरबानी करके कि पीटीआई ट्रैक पे आ जाए। भाई वो ट्रैक के ऊपर ही है ना, यही तो जमहूरियत का ट्रैक है कि जनाब हमने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लेकर आना है, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, और हम गलत चीज़ को गलत कहेंगे और नहीं मानेंगे। यही आज़ादी इज़हार राय है। लेकिन इनका ट्रैक पता कौन सा है? जहां पे सारे सर नीचे करके गुलामों की तरह चलते हैं, जैसे ये खुद चल रहे हैं। नाजरीन, एक और कार्रवाई डल गई पाकिस्तान में, ये तो होना ही था। ये जो फायरवॉल लेकर आए थे ना मुबैना तौर पे 40 अरब रुपए की, ये 40 अरब रुपए खाला जी का वाड़ा नहीं है। 10 अरब डॉलर के अंदर पूरी एयरलाइन बेची है आपने। दुनिया की बड़ी एयरलाइन पीआईए 10 अरब में बेची है, 38 तैयारों समेत। दर्जनों उनके बैनुल अक़वामी और मुल्क के अंदर रूट्स हैं उनके समेत, उसकी एक गुडविल है उसके समेत, बेशुमार ट्रेंड स्टाफ है उसके समेत। और भाई 10 अरब का तो उनका सिर्फ वो मलबा पड़ा हुआ है जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके पास, और बहुत सारी बिल्डिंगें इमारतें इनके समेत पीआईए बेची है इन्होंने। अब जब ये इन्होंने पीआईए बेची 10 अरब में, तो 40 अरब की इन्होंने फायरवॉल लगाई थी चाइना से लेकर। वो पाकिस्तान के सिस्टम में इंटीग्रेट ही नहीं की। और ये पहले दिन से जो टेक्निकल लोग थे वो बता रहे थे कि ये आप हरकत ना कीजिएगा, लेकिन क्योंकि कमीशन अच्छा मिलता है ना जिन सौदों में, वो सौदे हो जाते हैं। अब ये किया किसने? ये देखें जर्नैलों की कार्रवाई। एक रिटायर्ड जर्नैल है जो पीटीए के हेड लगाए गए हैं, एक दो सर्विंग जर्नैल है जिन्होंने कंट्रोल करना है पाकिस्तान में बयानिए को। तो उनकी वजह से ये फायरवॉल आई थी। ये अरबों रुपया कौम का ये भी डूब गया। 40 अरब तो मुबैना तौर पे सीधा सीधा फायरवॉल में लगाया गया। अब कमीशन कितना है सवाल कौन करेगा, कौन पूछेगा? नैब में केस बनेगा, कोई पूछेगा कि जनाब आपने फायरवॉल लगाई, 1.5 साल के बाद आपकी फारग हो गई, 1.5 साल आपने फायरवॉल लगाई, आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं की, वो अरबों रुपए कौन वापस करेगा कौम को?
ये सवाल कोई पूछेगा? कौन पूछेगा और कौन जवाब देगा? इंतहाई बेशर्मी है। और ये फायरवॉल लगाने की वजह से हुआ एक और काम, वो ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे और अरबों रुपए का काम कर रहे थे, उनका नुकसान हो गया और वो अपना काम उठाकर अपने दफातर पाकिस्तान से बाहर ले गए। अब वो जाके पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वहां काम कर रहे हैं, पैसा वहां पे आ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो पैसा आता था वो पैसा आना भी बंद हो गया और जो फायरवॉल लगा के इन्होंने चीजें हासिल करनी थी वो भी नहीं कर पाए। हाँ, इनके पास इसका एक मुतबादल सिस्टम है, वो पहले से है, उसको इन्होंने एडवांस किया, उसके जरिए से ये रीच को रोकते हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स की, मुख्तलिफ वेबसाइट्स की, और पीटीए के जरिए से ब्लॉकिंग भी करते हैं। तो ये चीज़ें ये करते रहते हैं। लेकिन जो ये लेकर आए थे एक बहुत बड़ा ख्वाब देख करके हम बिल्कुल हर चीज़ को छन्नी कर देंगे, वो ये नहीं कर पाए और फायरवॉल का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अरबों रुपए डबो कर फारिग हो गया। फ्रीलांसर्स पाकिस्तान से निकल गए और ये इन्होंने आईटी का पाकिस्तान में बहुत बड़ा नुकसान भी कर दिया और पाकिस्तानियों का पैसा भी डबो दिया। पाकिस्तान को कौन कौन सी बड़ी कंपनियां छोड़ गई हैं, ये मैं आपको एक डाटा मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नाजरीन, 2022 में पाकिस्तान से कंपनियों के निकलने का सिलसिला शुरू होता है और जो बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ गई हैं उसमें एक सुनाफी है, एक शेल पाकिस्तान है, एक बायर है, एक टेलीनॉर है, एक टोटल एनर्जीज है, एक एली लिली है। ये फार्मा कंपनी है, बहुत बड़ी थी। और इसके बाद वेट्रिक्स है, फिर लोटे है, फिर उसके बाद एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, वो पाकिस्तान को छोड़ गई 2025 में। फाइजर फार्मा है, 2024 में पाकिस्तान को छोड़ गई। क्रीम जो है, ऊबर जो है, ये दोनों पाकिस्तान को 2025 और 2024 में छोड़ गई। फिर गुल अहमद टेक्सटाइल है, 2024 के अंदर ये बंद हो गई। इसके बाद प्रॉक्टर एंड गैमल है, ये 2025 में बंद हो गई। और जिलेट ये 2025 में बंद हो गई। और यामाहा ये 2025 में, यामाहा मोटर्स ये भी 2025 में गई। और अब मित्सुबिशी कंपनी जो मोटर्स है वो पाकिस्तान में ये भी बंद हो गई। ये जनाब पाकिस्तान की मईशत के साथ इन्होंने किया। और इस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ गर्दिशी कर्जा, ये हुकूमत की कारकर्दगी आपको बता रहा हूं। गैस की कीमतें इन्होंने कई गुना बढ़ा दी, बिजली की कीमतें इन्होंने कई गुना बढ़ा दी। कीमतें बढ़ाने के बावजूद आज जो गैस के ऊपर सिर्फ गर्दिशी कर्जा है ना, जो पैसा पाकिस्तानियों ने देना है, वो 3,283 अरब रुपया है। 3,283 अरब रुपया, ये जनाब आपने सिर्फ पैसा देना है गैस के ऊपर, ये आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी लगभग कोई 2,000 से 2,500 अरब के बीच में ये वेरी करता रहता है। तो लगभग 5,500 अरब आपने सिर्फ देना है क्या, गर्दिशी कर्जा, गैस का और बिजली का। ये पाकिस्तान के साथ मौजूदा पाकिस्तानी हुक्मरानों ने किया। हालांकि जब ये गैस और बिजली की कीमतें बढ़ा रहे थे तो इनका दावा था कि अब हमें जो है वो गर्दिशी कर्जे से जान छुड़ानी पड़ेगी। वो कैपेसिटी पेमेंट ही आप बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी अगर आपने 3,000 अरब पे किया ना कंपनियों को, तो उनमें आपको 1,000 अरब की बिजली मिली है और 2,000 अरब आपने उनको वैसे ही दे दिया है, कैपेसिटी पेमेंट। ये जो घटिया किस्म के मुआहदे किए थे ना नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, ये वो घटिया किस्म के मुआहदों की हम कीमत चुका रहे कि 3,000 अरब का हमने बिल दिया, 2,000 अरब जो है वो हमने बिला वजह दे दिया और 1,000 अरब की हमें बिजली मिली। हम जब 1 यूनिट खरीदते हैं तो 3 यूनिट के पैसे देते हैं, सादी बात यह है। और ये वो कैपेसिटी पेमेंट है जो आपको देनी पड़ेगी लंबे अरसे तक। नवाज शरीफ, जरदारी, मुशर्रफ और इन लोगों की वजह से इन्होंने किया, सारा कुछ इन्होंने ही किया और यही जिम्मेदार है इसके लिए। और ये सारे एक दूसरे को कहते भी हैं लेकिन आजकल इकट्ठे बैठे हुए तो बात नहीं करते। नाजरीन, बोर्ड ऑफ पीस में जो ममालिक शामिल है ना, वो बड़े कमज़ोर से मुल्क हैं, कोई बड़ी ताकत इसके अंदर शामिल नहीं हुई। ना रशिया गया, ना चाइना गया, ना जर्मनी गया, ना फ्रांस गया, ना बरतानिया गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गया, इंडिया भी नहीं गया, तो दुनिया के जापान भी नहीं गया। दुनिया के जो बड़े और ताकतवर ममालिक हैं वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बने। तो इसकी आलमी सतह पर कोई वक़्त ऐसी है नहीं। 2 रियासती हल, ये पाकिस्तान के अंदर आगे तो पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि 2 रियासती हल हमें चाहिए। यानी मैं हैरान हो रहा था, पाकिस्तान का जो सरकारी मौक़िफ़ है वो ये है कि इसराइल या नेतन्याहू की शमूलियत से हमें कोई परेशानी नहीं है बोर्ड ऑफ पीस में। इनको तो मुतालबा रखना चाहिए था कि जंगी मुजरिम इसको शामिल ना करें, लेकिन वो कहते हैं इसराइल या नेतन्याहू के शामिल होने से हमें कोई परेशानी नहीं है, जबकि साथ में वो ये भी नहीं कहते कि जनाब फ़लस्तीन को शामिल कर दें। यानी फ़लस्तीन का फैसला फ़लस्तीनियों ने करना है ना, तो उनको शामिल करें आप, लेकिन उनकी शमूलियत के लिए भी मुतालबा नहीं किया जाता।
देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये एक्चुअली इसके मालिकान अमेरिका और इसराइल हैं, और उन्होंने अलामती तौर पे भी कभी ये नहीं कहा कि फ़लस्तीनी रियासत बनेगी या फ़लस्तीनियों को कोई हक वगैरह मिलेगा। तो ये सारी कहानी है जो पाकिस्तानियों को सुनाई जा रही है, और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बढ़ाने का एक बहाना है और कुछ भी नहीं है, या ताल्लुकात अमेरिका के साथ रखने का एक बहाना है। कमज़ोर मुसलमान मुल्क है, उन्होंने कहा ठीक है जी, बना लेते हैं तलक। अब यहां पे शहबाज शरीफ की एक वीडियो आ रही है, पिछली सफ़ों से खड़े होकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जैसे सलूट किया शहबाज शरीफ ने। क्या एक वज़ीर आज़म को यह ज़ेब देता है? हम एक एटमी कुव्वत हैं, और कोई भी मुल्क जो एटमी कुव्वत हो वो इस तरह की घटिया हरकत नहीं करता। सरबराह तो बहुत दूर की बात है, उसका कोई नुमाइंदा भी ऐसी हरकत नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप को दूर से देखकर पीछे से सलूट मारते हैं, पाग लगे रहन, ये क्या तरीका है? इमरान खान ने शहबाज शरीफ का नाम अर्दली रखा, और शहबाज शरीफ ने हर रोज साबित किया कि वो इस नाम के मुस्तहिक है। जिस तरह उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारा, मैं हैरान हो गया देखकर कि यार कोई इज्जतदार आदमी ये कर सकता है? भाई, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बेशक आप जाली वजीर आजम हैं, आपको आसिम मुनीर साहब ने जबरदस्ती वजीर आजम बना दिया, लेकिन आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिनके पास एटम बम है, और आप उठा के सलूट मार रहे हैं। आपको जेब देता है ये हरकत? भाई, ताल्लुकात ऐसे होते हैं? आप तो मरासी बने हुए हैं ट्रंप के। नाजरीन, एक और दावा सामने आ रहा है। मुख्तलिफ ज़राए और सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हुक्मरान है इस वक्त, या एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने जो फ़ायदे या मुआहदे अमेरिका के साथ या अमरीकियों के साथ किए हैं ना, इनमें डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कंपनीज जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी लोग हैं। मिसाल के तौर पे क्रिप्टो का मामला हो, मिनरल्स का मामला हो, रूजवेल्ट होटल का मामला हो, या रेकोटेक का मामला हो, ये सारा कुछ जाकर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों के साथ जुड़ता है। यानी मुआहदे और एमओयूज उनके साथ होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने के लिए क्या उनके आसपास के तमाम लोगों को पाकिस्तानी हुकूमत अपने सरकारी वसाइल से नवाज रही है? तो इन खबरों के मुताबिक तो इसका जवाब है कि हाँ, ऐसा ही है। और आखिरी खबर नाजरीन, ये हमजा खान जो कैनेडियन शहरी हैं, ये बड़े होनहार तालिब इल्म हैं, वो रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी थीसिस के ऊपर अपना काम कर रहे थे, इंसानी हकूक़ और सियासी इस्लाम पर। वो लिबरल्स का नुक्ता नज़र जानना चाहते थे, और पाकिस्तान में वो ये काम करने के लिए आए थे। अब जनाब उन्हें अगवा कर लिया गया, क्योंकि वो मुलाकातें कर रहे थे ऐसे लोगों से जिनका पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत को पसंद नहीं है, या ऐसे लोगों से जिनके साथ रियासत ने जबर किया, जुल्म किया, गैर इंसानी सलूक किया। वो इनके इंटरव्यूज़ लेकर अपना थीसिस कर रहे थे। तो भाई, वो तो अपना पढ़ाई लिखाई का काम करने के लिए आया, बंदा आपने उठा के अगवा कर लिया। अब हमजा को अगवा कर लिया है, फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है। तो सारी दुनिया को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, हर पाकिस्तानी को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर किसी का कोई जुर्म है तो उसे कटहरे में लाए ना, ये क्या तरीका है? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।